हेलो लर्नर्स, दिस इज रजनी अग्रवाल। और बच्चों, क्या समझ में आया होगा? कल मैंने आपको वैदिक पीरियड के बारे में बताया था, उसके उद्देश्य, उसके आदर्श और उसकी अच्छाइयाँ और उसकी कौन सी शिक्षा में उसका दिया गया था। वैदिक काल के बारे में मैंने बताया, उसका शिक्षा का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था बेटा? मोक्ष प्राप्त करना। और हमारी शिक्षा कौन सी भाषा में दी जाती थी? संस्कृत। कौन सी भाषा में दी जाती थी बच्चों? संस्कृत। उसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। वैदिक काल में गुरु जब बच्चों को विद्यारंभ संस्कार कराते थे तो उन्हें गुरु आश्रम से अपने ले जाते थे, पेरेंट्स से दूर रहते थे और बच्चे गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ उनकी शिक्षा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या एम्स थे, क्या आइडियल्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी एम्स, उद्देश्य, आदर्श और उसकी विशेषताएं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ के बारे में ये बताऊंगी जो जैसे सबसे पहले हम कहीं भी जानते। सबसे पहले क्या आता है बेटा? हमारा चरित्र का निर्माण। यानी जब हम बच्चों को हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो वहाँ हमारी शिक्षा में क्या कराया जाता है? चरित्र का निर्माण। यानी हम अच्छे बुरे का काम की पहचान करें, चरित्र का निर्माण करें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, यानी हमारे करेक्टर की एक देखा जाए। जैसे उस टाइम था वेदों के आधार पर हमारी शिक्षा थी, तो ये बताया गया था कि चरित्र का निर्माण कैसे किया जाता है, कि सत्य बोलना, धनुर्धारी में विश्वास करना, ये सब करना। तो उसके बारे में चरित्र का निर्माण कराया जाता था। और वेदों में जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसी होती थी बेटा? निःशुल्क शिक्षा। क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा राजा के अधीन होती थी, लेकिन जो निःशुल्क शिक्षा इसलिए होती थी क्योंकि उसमें गरीब, राजा के बच्चे या हर कास्ट के बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया 3 कास्ट के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण की एज थी 8 वर्ष, क्षत्रिय की एज थी 10 से 11 वर्ष और वैश्य की एज थी 12 वर्ष। इन सबको ही निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार इसलिए था। उसमें ऐसा नहीं था कि अगर राजा का बेटा है तो उसको वैसी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, या गरीब का बेटा है तो उसे वैसी सुख सुविधा दी जाएंगी। सब गुरु के आश्रम में एक समान रहते थे, एक सी ड्रेस पहनते थे, एक सा खाना पीना खाते थे और उनके लिए रहना, खाना, पीना और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसको आज हमने मिड डे मील का नाम दे दिया गया है, या जो स्कूल की ड्रेस है उसका नाम दे दिया गया है। जब हम निःशुल्क शिक्षा के थ्रू जाते थे तो अभी हमारा चरित्र का निर्माण होता था। ये सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब इंटर रिलेटेड है। फिर है आपका नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन। जब हम चरित्र का निर्माण करते हैं, निःशुल्क शिक्षा का निर्माण करते हैं, साथ रहते, खाते पीते हैं, भिक्षा लेकर अपने जीवन का यापन करते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता से भिक्षा मांगनी होती थी और उसके बाद गुरु बच्चों के साथ जाके घर घर जाके भिक्षा मांगते थे और उसी भिक्षा को वो शाम को खुद ही पकाते थे और खुद ही खाते थे। और उसके बाद उनके चरित्र का निर्माण उससे होता था और उसके साथ निःशुल्क शिक्षा थी। फिर हमारे नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन होता था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि गुरु कुछ ऊंचा बैठकर खाना खा लेते थे या बच्चे कुछ नीचा खाना खा लेते थे। जो गुरु खाते थे सबकी थालियां एक साथ लगती थी और उसी को बैठकर गुरु और शिष्य एक साथ खाना खाते थे। गुरु और शिष्य के संबंध पिता और पुत्र के समान होते थे। कैसे होते थे बच्चों? पिता और पुत्र के समान होते थे। क्योंकि जब हमारी सिटीजनशिप होगी, हमारा सोशल अच्छा होगा, तो जब हमारी नागरिकता, हमारा सामाजिक, हम इन सब कर्तव्यों का पालन करते थे तो हम गुरु के अपना आध्यात्मिक पिता कहते थे, क्योंकि गुरु ही हमारे सुख दुख में, हमारे अच्छे बुरे में हमारे साथ चलते थे। अगर हम बीमार हो जाए तो गुरु हमारा ध्यान रखते थे, गुरु को कुछ परेशानी हो तो शिष्य उनका ध्यान रखते थे। फिर है गुरु और शिष्य का अनुशासित जीवन। उस समय गुरु और शिष्य को बिल्कुल अनुशासित जीवन होता था। सुबह जल्दी उठना, यज्ञ हवन करना, दिन में 2 बार भोजन करना, व्यायाम करना, सूर्य को नमस्कार करना या डिफरेंट टाइप से पूजा शिक्षा ग्रहण करना और उनकी यज्ञ हवन के द्वारा उनको नए नए वेदों की ज्ञान प्रसार करना, वो सब गुरु और शिष्य के अनुशासित जीवन में आता था। क्योंकि गुरु हमारे रोल मॉडल होते हैं, जैसे गुरु होते हैं शिष्य उन्हें ही अपना आइडियल मान लेते थे। वो ये होता था कि जैसे आइडियल मॉडल और रियल मॉडल में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, वो जिसे हम कॉन्ग्रुएंस का नाम भी देते हैं। तो गुरु अपने को जैसा वो मानते थे, गुरु और पिता की आज्ञा के बिना बच्चे एक पत्ता तक नहीं हिलाते। जैसे गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, तो
बच्चे उस समय बहुत उसका वैल्यू रखते थे और उसके लिए अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। और गुरु भी बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित थे। गुरु बच्चे के लिए अच्छे कर्तव्य निभाते थे और शिष्य गुरु के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते। फिर संस्कृति का संरक्षण में प्रसार करना, जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की जो धरोहर थी उसका हम संरक्षण में प्रसार करते। इससे हमें पता लगता था कि जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि जो एक बार वचन दे दिया प्राण जाए पर वचन ना जाए, उस तरह से जो भी हम एक बार संस्कृति, भारतीय संस्कृति में औरत का सम्मान करना, माता पिता की पूजा करना, भगवान जी के नमन करना, नमस्कार करना, यज्ञ हवन करना, निर्धन को भोजन खिलाना, बीमारों की सेवा करना, ये सब हमारे संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में आते थे। क्योंकि जैसे हम अपने माता पिता से सीखते हैं वो तो सीखते ही हैं, साथ में जो हम गुरु से भी सीखते हैं वो भी सीखते हैं, और उसके अलावा कुछ हमारी अंतरात्मा जिसे हम सेल्फ का नाम देते हैं, यानी आत्मजीवन, आत्म अनुशासन, आत्म संरक्षण, वो सब हमारे संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में आती थी। फिर ईश्वर भक्ति व धार्मिक भावना का विकास। जब हम ईश्वर भक्ति यानी जब हम इन सब बातों से आगे चलते हैं तो हमारा आता है ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना। ईश्वर भक्ति में लीन हो जाना, जब हम 4 आश्रमों से पार हो जाते हैं तो ईश्वर भक्ति, क्योंकि हमारी आत्मा जो परमात्मा का ही एक पार्ट है उसका, और वैसे भी वैदिक काली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। क्या उद्देश्य था बेटा? मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करना ईश्वर भक्ति में धार्मिक भावना का ही एक उद्देश्य है, और इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य उसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके 5-6 कैरेक्टर मेन है जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आपको बताती हूँ। वहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं होती थी वो किस किस टाइप से होती थी, एक बार हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। उनका नाम था चरण, टोल, घटिका, परिषद, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हम इनको इस नाम से बुलाते थे। चरण में सिर्फ एक शिक्षक होता था। चरण में कितने शिक्षक होते थे बच्चों? एक शिक्षक होता था, और जो एक वेद के 1 अंक की शिक्षा देता था। कितनी शिक्षा देता था बेटा? वेद के 1 अंक की शिक्षा देता था। उसके बाद क्या है आपका? टोल। टोल में एक ही शिक्षक होता था, और वो किस चीज की शिक्षा देता था बेटा? टोल में जो शिक्षक होता था वो किसकी शिक्षा देता था? संस्कृत। और हमारी वैदिक काली शिक्षा का माध्यम क्या है? संस्कृत। तो टोल में जो शिक्षा दी जाती थी, जो शिक्षक संस्थाएं होती थी, वो किसमें दी जाती थी? संस्कृत। उसे टोल में भी एक शिक्षक होता था और चरण में भी एक ही शिक्षक होता था। घटिका, घटिका में अनेक शिक्षक होते थे, और जो किसकी शिक्षा देते थे? जो धर्म और दर्शन की शिक्षा देते थे। कितने शिक्षक होते थे? 10, 1 से अधिक शिक्षक होते थे, यानी अनेक शिक्षक होते थे जो धर्म और दर्शन की शिक्षा देते थे। फिर आया आपका परिषद। परिषद में कितने शिक्षक होते थे बेटा? 10 शिक्षक होते थे, और जो वेदों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले या ध्यान, विद्या, इन सब की शिक्षा देते थे। फिर आया आपका विद्यापीठ। विद्यापीठ में हमारे कितने शिक्षक होते थे? विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे जो तर्क शास्त्र, व्याकरण, इनकी शिक्षा प्रदान करते थे। फिर आया आपका विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में वेद, पुराण, पुराण, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? वेद, पुराण का शिक्षा दी जाती थी। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस पे लाइक करें, मुझे शेयर करें और मुझे रिव्यू करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और मैं आपका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगी। और वैदिक पीरियड फर्स्ट मैंने आपको पहले दिया है, वैदिक पीरियड सेकंड आपको अब दे दिया है। कल मैं आपको बोधकाल के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम वैदिक और बोध का डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ